दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी तीसरी शपथ के लक्षण ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं कि ये सरकार अब गिरी तब गिरी, कभी भी जा सकती है। और इन सब के ऊपर जब सरकार की स्थिरता पर ही सबसे बड़ा सवाल हो, सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में घबराहट की स्थिति ज्यादा हो, विपक्ष को भी घबराहट इस बात की हो कि क्या वाकई ये सरकार जल्दी ही गिर जाएगी, सत्ता पक्ष को घबराहट हो कि क्या वाकई तीसरी बार शपथ लेने का जो जुआ खेला गया राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा फेल्योर तो साबित नहीं होगा। तो इन सब के बीच राहुल गांधी ने इंग्लैंड के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जो बातें कही है उस सरकार की कंपकपी को और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सरकार अब गई तब गई, इस तरह की बातें जब चल रही हो उस दौर में राहुल गांधी इंटरव्यू देते हुए ये कहें कि सत्ता पक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ये बातें जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार के यानी एनडीए गठबंधन के कई सांसद उनके संपर्क में है, इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बात राहुल गांधी यूं ही नहीं करते। राहुल गांधी एक बेहद धीर गंभीर राजनेता है, फालतू की बातें कम करते हैं, कभी भी अवैज्ञानिक बातें और उल्टी सीधी बातें नहीं करते, जनता के मुद्दों पर बातें करते हैं। यह अलग बात है कि राजनीति में सत्ता पक्ष जिन लोगों का ध्येय होता है कि सत्ता पक्ष में जाकर बैठना है, सरकार बनानी है, उस एजेंडे से थोड़े अलग माने जाते हैं। राजनीति को साध्य और साधन की पवित्रता को देखते हुए आगे बढ़ने वाले नेता माने जाते हैं। और अब वो ये बात कह रहे हैं कि उनके कई सांसद, एनडीए गठबंधन के कई सांसद उनके संपर्क में है, तो इस बात को यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए। अभी तो पहला संसद सत्र भी नहीं हुआ है, सांसदों ने शपथ तक नहीं ली है और राहुल गांधी ये कहने लगे कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, उनके सांसद हमारे संपर्क में है, तो कभी भी गिर सकती है और सांसद हमारे संपर्क में है। इन दोनों बातों को जोड़ करके देखें तो इन बातों से नरेंद्र मोदी सरकार की, सत्ता को चलाने वाले हुक्मरानों की और सत्ता को बचाए रखने वाले मैनेजरों की नींद उड़नी स्वाभाविक है। क्या कारण है राहुल गांधी को यह बात कहने का? जरा आंकड़ों पर जाएं, राजनीतिक तथ्यों पर जाने के पहले आंकड़ों को देखें तो पिछले 26 सालों के बाद इतना ताकतवर विपक्ष आपको देखने को मिला है। जी हां, 26 सालों के बाद 200 से ज्यादा सांसद आमतौर पर किसी विपक्षी गठबंधन में होते नहीं थे। 300, 300 या 350 तक सत्ता पक्ष के समर्थक या किसी न किसी बहाने सरकार के साथ खड़े रहने वाले सांसदों की संख्या होती थी, भले ही वो सरकार में ना हो। आप 99 की लोकसभा को देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए को 304 सीटें मिली थी, कांग्रेस को सीटें कितनी थी? 114 सीटें। सभी विपक्षी दलों और वामपंथी दलों को जोड़ दे तो 200 का आंकड़ा जो भाजपा के विपक्ष में खड़े होने के लिए तैयार थे, बमुश्किल 200 के आंकड़े तक पहुंच रहे थे। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि 245 के करीब सांसद ऐसे हैं जो किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। 27-28 सांसदों की दरकार है इस सरकार को। 234 इंडिया गठबंधन को सीटें मिली और कुछ ऐसे निर्दलीय, कश्मीर से लेकर लद्दाख, पंजाब, महाराष्ट्र, ओवैसी की पार्टी को के सांसद को जोड़ के देख लें या बिहार से पप्पू यादव को देख लें तो हालात वहां तक जा रहे हैं। और इन सब के बीच जब खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी के कुछ सांसदों के संपर्क में है, दूसरी खबर ये आती है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट के सांसद, अधिकांश सांसद कभी भी पाला बदलकर पुराने घर यानी उद्धव ठाकरे के साथ वापसी कर सकते हैं। तो इस हालात में सत्ता पक्ष की तो दुश्वारियां बढ़नी तय है। अब तक आपने ये नहीं सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट कर जा रहे हैं एनडीए में, यह भी नहीं सुना होगा कि लालू यादव के सांसद टूट के जा रहे हैं, ममता बनर्जी के या डीएमके के या कांग्रेस पार्टी के या शरद पवार या उद्धव ठाकरे के सांसद टूट कर जा रहे हैं। ये खबर आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन पहले दिन से इस बात की चर्चा है, खासकर तब से जब टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने ट्वीट किया कि बीजेपी के 3 से 4 सांसद उनके संपर्क में है और कभी भी टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। यही हाल महाराष्ट्र के सांसदों के बारे में कहा जा रहा है। और बिहार की जहां तक बात है तो नीतीश कुमार की पार्टी तभी तक इस गठबंधन का हिस्सा है जब तक इस गठबंधन को
चलाए रखने से ज्यादा विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने कोई बेटर डील लेकर नहीं पहुंच जाती। टीडीपी की जहां तक बात है, पहले दिन से यह क्लियर है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर टीडीपी की दावेदारी है। तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा अध्यक्ष पद चाहती है, और तेलुगु देशम पार्टी जब लोकसभा अध्यक्ष पद चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद टीडीपी को देने के मामले में स्पष्ट मनाही की खबरें आती है, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार अकेले नहीं है। आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा संकेत दिया, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नालंदा में यह बात कही कि जब नालंदा विश्वविद्यालय जिसके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए थे, वहां पर नीतीश कुमार ने बातें कही कि जब नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का बिल पास हुआ, उस वक्त दूसरी सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 के साल में नालंदा विश्वविद्यालय में विजिटर के तौर पर प्रणब मुखर्जी आए थे, राष्ट्रपति उस वक्त के। एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। इन सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार यूं ही नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार जब सियासत करते हैं तो संकेतों में बात करते हैं, और चंद्रबाबू नायडू जब सियासत करते हैं तो साथ दिखते दिखते यकायक झटका देना शुरू करते हैं, एक बार में ही झटका देते हैं। दोनों की राजनीति करने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में। दोनों मजे हुए राजनेता हैं, और स्वाभाविक है कि शरद पवार के साथ उनकी दोस्ती है, कांग्रेस के लोगों के साथ दोस्ती है, चंद्रबाबू नायडू को जेल भी जाना पड़ा था। तो इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि अब राहुल गांधी ने जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, आज उनका जन्मदिन भी है, और उनके जन्मदिन के पहले जो इंटरव्यू आया है संसद के पहले सत्र में, सरकार को कुछ ज्यादा ही जागरूक रहने की जरूरत है। दोस्तों, इतना कमजोर सत्ता पक्ष, गठबंधन के दौर में इतना कमजोर सत्ता पक्ष, जिसका आंकड़ा बहुमत से महज 21 सीट ज्यादा का, वो भी गठबंधन के ऐसे सहयोगियों के बूते हैं जो कभी भी कहीं जा सकते हैं, और सब पर कभी न कभी ईडी की कृपा भी बरस चुकी है। तो उस माहौल में संसद के अंदर कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। स्पीकर के चुनाव में सरकार की परीक्षा है, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की परीक्षा है, बजट पर सरकार की परीक्षा है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की परीक्षा है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जनता के बीच जिस तरह की भावना है, ऐसा आज तक कभी इसके पहले देखा नहीं गया कि जिस गठबंधन को सरकार चलाने का निमंत्रण मिला हो, जिस गठबंधन ने जनता के बीच चल सकने योग्य सरकार चलाने के लिए बहुमत हासिल किया हो, उसके बारे में जमीन पर यह हालात हो कि लोग कहें कि इस सरकार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जितनी जल्दी अलग होकर इंडिया की सरकार बनवा दे, ये हालात बनते हुए दिखाई दे, तो जनता के दबाव के बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी आगे चलकर फैसला लेना होगा। राहुल गांधी इस नब्ज को पकड़ चुके हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यहां टिकेंगे नहीं, सिंधे गुट के सांसद और अजीत पवार के सांसद यहां टिकेंगे नहीं। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो चिराग पासवान के सांसद कितने दिन उनके फोल्ड में रहेंगे, एलजेपी के फोल्ड में, इस बात को लेकर भी संशय जताया जा रहा है। तो सहयोगी दलों को जुटाना और सहयोगी दलों के बीच परस्पर विश्वास का वातावरण पैदा करना, गठबंधन सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना, ये एक गठबंधन धर्म को निभाने का और गठबंधन सरकार चलाने की पहली प्राथमिकता के तौर पर सामने आता है, जो अब तक आया नहीं है। अब तक तो सब कुछ भाजपा का, अब स्पीकर भी भाजपा का, एक ऐसे दौर में जहां लंबे वक्त के बाद 300 से कम सांसदों के समर्थन के बूते कोई सरकार चल रही है। जी हां, लंबे वक्त के बाद 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 304 से ज्यादा सांसदों के बूते थी, 300 से ज्यादा सांसद थे। ठीक इसी तरह से 145 सीटें कांग्रेस की भले ही थी 2004 में, लेकिन यूपीए की सरकार को 300 से ज्यादा का समर्थन, तकरीबन 350 सांसदों का समर्थन था। यूपीए 2 की सरकार को देखें तो आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े दलों का आंकड़ा था वो 325 के करीब था। नरेंद्र मोदी की 2014 की सरकार की बात करें, 300 प्लस का आंकड़ा था बीजेपी और सहयोगी दलों का। 2019 की बात करें तो बीजेपी को ही अकेले 303 सीटें थी, सहयोगी दलों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 350 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था।
आज की तारीख में जब बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 2 पार्टियों के पाला बदल लेने से किसी और के पक्ष में पलड़ा झुक रहा है, तो इस दौर में इतने ताकतवर विपक्ष के सामने राहुल गांधी जैसे नेता के रहते हुए, और वो नेता जब ये संकेत दे रहा हो कि इंडिया गठबंधन जैसे ही ये सरकार गिरती है अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हटेगा, और उनके सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, तो सत्ता की चूल्हे हिलाने के लिए, सत्ता पक्ष को सावधान करने के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वरना आज तक आपने सुना कि 2014 या 2019 में किसी ने कहा हो कि ये सरकार नहीं चलेगी? आज तक आपने सुना कि 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार को किसी ने कहा हो, भले ही उनकी पार्टी के 206 एमपी जीते थे, कि ये सरकार नहीं चलेगी? 2004 में जो यूपीए सरकार बनी थी, यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी पर आधारित सरकार, सीएमपी पर आधारित सरकार, क्या किसी ने सुना कि उस सरकार में यह कहा गया हो कि यह सरकार नहीं चलेगी? सब सरकारें चली। लेफ्ट की समर्थन वापसी के बावजूद यूपीए सरकार ने बहुमत हासिल किया था लोकसभा में। नरेंद्र मोदी की सरकार को इस तरह की सुविधा इस सदन में तो फिलहाल हासिल नहीं है। और जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कारण यह है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राहुल गांधी और उनके इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है। अखिलेश यादव को भी जनता से जुड़े मुद्दे पर वोट मिला है। ऐसा नहीं है कि वोट उन्हें यूं ही मिल गया है, या उनके चेहरे पर मिल गया है कि राहुल गांधी बड़े अच्छे आदमी है, या अखिलेश यादव बड़े अच्छे आदमी है, या नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे आदमी है। उनके चेहरे पर वोट नहीं मिला है। या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार बड़े अच्छे आदमी है, चलो इन्हें वोट दे देना चाहिए, इस चेहरे पर वोट नहीं मिला है। वोट जनता के मुद्दे पर मिला। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, ओल्ड पेंशन, किसानों का मुद्दा, एमएसपी गारंटी का मुद्दा, स्वामीनाथन फॉर्मूले का मुद्दा, आदिवासियों के पेशा कानून का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जब एक साथ आकर खड़े हो गए, उसमें राहुल गांधी अपनी गारंटी भी लेकर के आ गए। और तब लेकर के आ गए जब कांग्रेस या इंडिया अलायंस को भी लगने लगा कि जनता अपने मुद्दों को लेकर अंदर ही अंदर आंदोलित तो है, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि जाए तो कहां जाए। संविधान बदलने तक की बातें बीच में आ गई कि उस मुद्दे पर भी जनता कहीं ना कहीं खुद को सशंकित महसूस करने लगी। तो ये सारे मुद्दे जब आ गए, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी की गारंटी, पेपर लीक से बचाने की गारंटी, बेरोजगारों को सालाना 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ते की गारंटी, महिलाओं को भत्ते की गारंटी, 10 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां निकालने की गारंटी, ये सारी गारंटी जब एक साथ आने लगी तो जनता के अलग अलग सेक्शन को, एमएसपी गारंटी, वो गारंटी भी जब आ गई, तब जनता के अलग अलग सेक्शन को लगा कि अब एक मुद्दा आधारित मूल्यों की राजनीति करने वाला विपक्ष है जिसे सत्ता पक्ष में आने का मौका मिलना चाहिए। और यही कारण है कि जनता के बहुत बड़े हिस्से में यह भावना है कि कब यह सरकार जाए, कब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार का साथ छोड़े, और कब शिंदे गुट के सांसद पुराने घर में वापस लौटे। ये हालात जब चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं, तो इस परिस्थिति में राहुल गांधी ने जो बातें कही है वो अनायास ही नहीं कही है। सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी सरकार गिराने जैसी बातें करें, सरकार कभी भी गिर सकती है ये बातें करें, और उनके सांसद हमारे संपर्क में है, एनडीए के सांसद हमारे संपर्क में है, ये बातें राहुल गांधी करे, ये किसी ने ना तो कांग्रेस के अंदर ना ही बीजेपी के अंदर सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब राहुल गांधी ये बातें कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि खेल बड़ा है, तैयारी बड़ी है, स्क्रिप्ट बड़ी लिखी जा रही है, और इस बड़ी स्क्रिप्ट के लिए स्वाभाविक है उपयुक्त वक्त और प्लेटफॉर्म का इंतजार है। क्या वो प्लेटफॉर्म संसद सत्र के दरमियान आएगा, या वो प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद तैयार होगा? देखते जाइए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, और सियासत की नब्ज को उस रूप में चलते हुए, उसकी धमनियों को थमते और चलते हुए और सांसें गिनते हुए भी देखिए, जहां सियासत की सांसें तो चलती रहेंगी, सत्ता की सांसें कहीं ना कहीं फंसी हुई दिखाई देंगी। यही मौजूदा दौर की सियासत का, गठबंधन के दौर की सियासत का
एक बेहद खूबसूरत या बदसूरत नमूना है कि आमतौर पर गठबंधन विश्वास आधारित होता है। यहां परस्पर अविश्वास के साथ बना हुआ गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही सरकार के अस्थिर हो जाने की प्रक्रिया का की आहट देता हुआ दिखाई देता है। तो देखते रहिए, जब आहट आती है तो आगे कुछ ना कुछ होता जरूर है, और उस होने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का इंतजार है उस प्लेटफॉर्म के बारे में राहुल गांधी ने संकेत तो दे ही दिया है। अब बारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है, वो क्या करते हैं और संसद के सत्र में होता क्या है, इस पर भी नजर रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।